पाकिस्तान को लेकर अक्सर मजाक में ये कहा जाता है कि दुनिया के तमाम देश हैं और उन देशों के पास एक सेना मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान में एक सेना है और उस सेना के पास एक देश है। इस पूरी बात को सच साबित करते हुए हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सेना के कहने पर देश की संसद को भंग कर दिया है, देश की संसद का विघटन कर दिया गया है। यानी कि पाकिस्तान में कोई सरकार मौजूद नहीं है। हालांकि पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री कुछ समय तक सरकार का काम जरूर करते रहेंगे, कुछ समय तक निर्णय लेते रहेंगे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जल्द ही पाकिस्तान में एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री यानी कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति की जाएगी, जो कि पाकिस्तान की व्यवस्था का, पाकिस्तान के सिस्टम का एक हिस्सा है। आज इस वीडियो में हम इसी पूरे विषय पर, इसी पूरी घटना पर विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे, इसी घटना के विश्लेषण की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज यानी कि खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम मुख्य तौर पर जो हालिया घटनाक्रम हुआ है, जो रीसेंट इवेंट है, उस रीसेंट घटनाक्रम पर बात करेंगे। इसके बाद पाकिस्तान में जो सत्ता है, पाकिस्तान में जो शासन है, यानी कि जिसको हम सेना भी कह सकते हैं, उसके सामने वर्तमान समय में किस तरह की चुनौतियां मौजूद हैं, किस तरह के चैलेंजेस मौजूद हैं, उन चैलेंजेस पर बात करेंगे। और ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान में आखिर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति क्यों की जा रही है, इसको ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने जा रही है। इसके अलावा इस पूरे घटनाक्रम में भारत के लिए किस तरह की संभावनाएं हो सकती हैं, संभावनाएं नकारात्मक होंगी या सकारात्मक होंगी, इस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अंत में एक सवाल पर भी बात करेंगे। सवाल जो होगा वो मेंस का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब लिख सकते हैं या फिर 250 शब्दों में सवाल के जवाब को लिखने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारत और उसके पड़ोसी जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान में हालिया घटनाक्रम क्या हुआ है। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, जिनका कार्यकाल जो है 16 महीने का कार्यकाल अभी तक पूरा हुआ था और इन्होंने अपने 16 महीने के कार्यकाल को अब समाप्त कर दिया है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति को वहां की वहां का जो निचला सदन है उसको विघटित करने की सिफारिश दी है और इसके आधार पर पाकिस्तान की जो संसद है वो भंग हो गई है और पाकिस्तान की जो सरकार है वो भी समाप्त हो गई है। और ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में अब कार्यवाहक प्रधानमंत्री यानी कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति की जाएगी और जब तक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक शहबाज शरीफ ही पाकिस्तान में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे। तो ये तो हुई हालिया घटनाक्रम की बात। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की भी बात कर लेते हैं। तो ये जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की व्यवस्था है, ये पाकिस्तान की जो राजनीतिक प्रणाली है उसके एक नवाचार के तौर पर, उसके एक इनोवेशन के तौर पर देख सकते हैं, जिसे साल 85 में विकसित किया गया था, क्योंकि ये पाकिस्तान की जो राजनीति है उसके अनुकूल इस पूरी व्यवस्था को विकसित किया गया था। क्या होता है ये प्रधानमंत्री, इस तरह के सिस्टम किस तरह से काम करता है। तो जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री है वो मुख्य तौर उसकी नियुक्ति का प्राथमिक उद्देश्य ये है कि अगर पाकिस्तान में सरकार गिर जाती है तो सरकार का जो कामकाज है उसका सुचारू रूप से काम चलता रहे, उसका काम जो है वो निरंतर तौर पर चलता रहे। ये सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था के तहत केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति की जाती है। अब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का जो मुख्य काम है वो पाकिस्तान की जो सरकार है उसके डे टू डे कामों को पूरा करना है। इससे संबंधित जो जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों को, उन गतिविधियों से जुड़ी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। इसके अलावा जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होता है उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो मुख्य तौर पर नियमित काम करेगा, गैर विवादास्पद जो बिना डिस्प्यूट वाले निर्णय है वो उस तरह के निर्णय लेगा और बहुत अति आवश्यक काम करेगा। इसके अलावा ये भी उम्मीद की जाती है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो भी निर्णय लेगा वो पब्लिक इंटरेस्ट में लेगा, यानी कि जनता के हित में तमाम डिसीजंस लिए जाएंगे। तो ये तो सरकार पाकिस्तान में हालिया घटनाक्रम की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पाकिस्तान में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति क्यों की जा रही है।
लेकिन ये जानने से पहले, इस विषय पर बात करने से पहले हमारे लिए ये भी जान लेना जरूरी है कि आखिर पाकिस्तान में जो सत्ता पक्ष है, यानी कि पाकिस्तान की जो सेना है, पाकिस्तान के जो बड़े सिविल लीडर्स हैं, उनके सामने वर्तमान समय में किस तरह के चैलेंजेस मौजूद हैं, किस तरह की चुनौतियां मौजूद हैं। तो इसमें सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है आर्थिक संकट। वर्तमान समय में पाकिस्तान जो है वो बहुत गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है, और उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते दिनों पाकिस्तान की सरकार द्वारा देश में अलग अलग जगहों पर सस्ता और मुफ्त आटा बांटने के लिए कुछ कैंप लगाए गए थे, लेकिन ये कैंप बहुत ज्यादा सफल नहीं हो सके थे, और इन कैंप्स में हमें भगदड़ देखने को मिली थी, और इसकी वजह से कई लोगों की मौत हो गई थी। तो यहाँ पर जाहिर तौर पर हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान में लोग अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं, और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। और ये संघर्ष अनिवार्य भी है, क्योंकि वर्तमान समय में पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन रेट है वो तकरीबन 30% के आसपास पहुंच चुका है। तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान में जो महंगाई है वो बहुत बड़े लेवल पर है, और ये जो इन्फ्लेशन का रेट है ये पाकिस्तान में पिछले 50 वर्षों में सबसे उच्चतम स्तर है। तो जाहिर तौर पर इन आंकड़ों से नजर आता है कि वर्तमान समय में पाकिस्तान की जो स्थिति है वो बहुत गंभीर स्तर पर है। इसके अलावा पाकिस्तान में जीडीपी दर की बात करें तो हाल ही में पाकिस्तान ने अपनी जीडीपी दर के अनुमान को साल 2022-23 के लिए घटाकर 0.2% कर दिया है, जो कि इससे पहले 2% के आसपास था। यानी कि पाकिस्तान का खुद का अनुमान ये कहता है, उसका खुद का एस्टिमेट ये कहता है कि इस बार पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 0.2% की दर से बढ़ने वाली है। ये तो पाकिस्तान का अनुमान है। जब असल आंकड़े सामने आएंगे तो हो सकता है कि जो असल वृद्धि दर हो वो इससे भी कम हो, लेकिन ये वाली वृद्धि जो दर है, ये वाला जो अनुमान है, ये तमाम जो दक्षिण एशियाई देश हैं उन देशों में सबसे कम है। हालांकि इसमें हम अफगानिस्तान को शामिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान वर्तमान समय में एक अराजकता की स्थिति में पहुंच चुका है। इसके अलावा वहां पर मानव विकास सूचकांक की बात करें, 2022 के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, तो इसमें पाकिस्तान 185 देशों में से 161वें स्थान पर था। यानी कि यहाँ पर भी पाकिस्तान की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब है। यानी कि पाकिस्तान उन 25 देशों में से एक है जहां पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जहां पर मानव की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खतरनाक बनी हुई है, बहुत ज्यादा खराब स्तर पर बनी हुई है। इसके अलावा पाकिस्तान में विदेशी कर्ज की बात करें तो दिसंबर 2022 के आंकड़े ये बताते हैं कि दिसंबर 2022 तक पाकिस्तान पर जो विदेशी कर्ज था वो तकरीबन 126.3 बिलियन डॉलर के आसपास था। और सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि इसमें से 30% जो कर्ज है, जो हिस्सेदारी है, वो अकेले चीन की है, और इसके बावजूद भी लगातार पाकिस्तान चीन का साथ दे रहा है, लगातार पाकिस्तान चीन से जुड़ाव बनाए रखे हुए है। तो ये तो आर्थिक संकट की बात हुई। इसके अलावा पाकिस्तान में आतंकवाद का जो खतरा है वो भी बहुत गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। बीते दिनों पाकिस्तान में एक बम धमाका हुआ था, एक सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी, जिसकी वजह से 45 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। और ये कोई एकमात्र हमला नहीं है। इस हमले से पहले भी पाकिस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे बम धमाके देखने को मिल चुके थे, और इन तमाम बम धमाकों में जो सबसे बड़ी भूमिका है वो है पाकिस्तान तालिबान की। अब पाकिस्तान तालिबान मुख्य तौर पर पाकिस्तान में अपना राज स्थापित करना चाहता है, जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान ने अपना शासन स्थापित किया है। लेकिन इस पूरे तालिबान को कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रयास भी किए गए थे, और इन्हीं प्रयासों का एक हिस्सा था कि कुछ सालों पहले पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान तालिबान ने आपस में शांति विराम के लिए समझौता किया था, युद्ध विराम के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। लेकिन इस पिछले साल यानी साल 2022 के नवंबर महीने में ये जो सीज फायर अग्रीमेंट था, ये अग्रीमेंट समाप्त हो गया था, और इस अग्रीमेंट की समाप्ति के बाद से जो पाकिस्तान तालिबान है वो लगातार पाकिस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में बमबारी कर रहा है, लगातार अलग अलग क्षेत्रों में बम धमाके किए जा रहे हैं। इसके अलावा ये हो क्यों रहा है, लगातार यहाँ पर आतंकवाद क्यों इतना बढ़ रहा है, तो इसका कारण ये है कि बहुत सालों पहले, लगभग 1-2 दशक पहले, पाकिस्तान की सरकार द्वारा पाकिस्तान का जो पूरा मैकेनिज्म था, जो पॉलिटिकल सिस्टम था, वो आतंकवाद को एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था, अपनी फॉरेन पॉलिसी के हिस्से के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन अब वो जो पूरा आतंकवाद का मैकेनिज्म है, जो पूरा सिस्टम है, वो अब पाकिस्तान के हाथों से बाहर निकल चुका है, और पाकिस्तान का जो एस्टैब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की जो सेना है, पाकिस्तान की जो सरकार है,
वो अब इस पूरे मैकेनिज्म को, इस पूरे सिस्टम को रोकने में पूरी तरह से असमर्थ है। और ये जो पूरा सिस्टम है आतंकवाद का, ये सिस्टम खुद पाकिस्तान को ही नुकसान पहुंचा रहा है। तो पाकिस्तान ने जिन दूसरे देशों के लिए गड्ढा खोदा था, पाकिस्तान अब खुद उसी गड्ढे में जाकर गिर गया है। तो ये तो आतंकवाद के खतरे की बात हुई। इसके अलावा पाकिस्तान जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय देश हैं, उनके लिए भी पाकिस्तान का जो महत्व है वो लगातार कम होता जा रहा है। आपको याद होगा कि साल 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी हुई थी। तमाम अमेरिकी सैनिकों को वापस अब उनके देश में बुला लिया गया था। जब से ये पूरी घटना हुई है, तभी से अमेरिका के लिए पाकिस्तान का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा कम हो गया है। इससे पहले अमेरिका के लिए पाकिस्तान थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, लेकिन जब से अमेरिका के सैनिक अफगानिस्तान से बाहर गए हैं, तब से पाकिस्तान के लिए अमेरिका का महत्व, इसके अलावा वेस्टर्न कंट्रीज के लिए अमेरिका का महत्व बहुत ज्यादा कम हो गया है। इसके अलावा इस महत्व के कम होने की एक वजह ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान लगातार पिछले कुछ समय से चीन के बहुत ज्यादा करीब जा रहा है। अब क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जो अमेरिका है, वो चीन को अपने कंपटीटर के तौर पर, एक प्रतिद्वंदी के तौर पर देखते हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर जो तमाम पश्चिमी देश हैं वो पाकिस्तान को भी अपने एक कॉम्पिटिटर के तौर पर देख रहे हैं, और इसकी वजह से कुछ ना कुछ हद तक भारत को जरूर फायदा हो रहा है। ये तो वेस्टर्न कंट्रीज की बात हुई। इसके अलावा चीन के साथ भी पाकिस्तान के जो संबंध हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं, वो लगातार उसकी महत्व घटता जा रहा है। कैसे घट रहा है? तो हमने पहले ही बात की कि पाकिस्तान की जो आर्थिक और रणनीतिक स्थिति है वो लगातार पिछले कुछ समय से कमजोर हो रही है। तो ऐसे में इस कमजोर होती स्थिति की वजह से अब पाकिस्तान चीन का एक साझेदार नहीं रह गया है, एक पार्टनर नहीं रह गया है, बल्कि चीन के सहयोग पर पलने वाला एक देश बन गया है, चीन की सहायता पर काम करने वाला एक देश बन गया है, चीन के अनुदान पर, उसकी ग्रांट पर चलने वाला एक देश बन गया है। तो जाहिर तौर पर अब वो चीन का कोई साझेदार नहीं है, चीन का कोई पार्टनर नहीं है, बल्कि अब वो चीन के सेकेंडरी स्तर पर काम करने वाला एक देश है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा वर्तमान समय में पाकिस्तान राजनीतिक उथल पुथल के दौर से भी गुजर रहा है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान में सेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेना को सबसे मजबूत इंस्टीट्यूशन के तौर पर देखा जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको पाकिस्तान में सत्ता पर जाना है, सत्ता पर काबिज होना है, तो सत्ता का जो रास्ता है वो पाकिस्तान की सेना से होकर गुजरता है, पाकिस्तान में रावलपिंडी से होकर गुजरता है, वहां के जनरल्स के हाथों से होकर गुजरता है। लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार इमरान खान पाकिस्तान की सेना का विरोध कर रहे हैं, और बीते दिनों जब पाकिस्तान में इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी, तो इमरान खान के जो समर्थक हैं उन्होंने उन्होंने देश में अराजकता फैलाने की कोशिश की थी। और एक घटना ये भी देखने को मिली थी कि जो पाकिस्तान की सेना है, उसके जो बड़े बड़े जनरल्स हैं, उनके घरों पर भी तोड़फोड़ की गई थी। इसके बाद से लगातार पाकिस्तान की सेना पीटीआई यानी कि इमरान खान की पार्टी पर बहुत बड़े प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रही है, उसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रही है, उसके नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये भी एक बड़ा घटनाक्रम हो सकता है, और इसकी वजह से पाकिस्तान में हमें मौजूदा समय में राजनीतिक अस्थिरता यानी कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की स्थिति देखने को मिल रही है। तो इन्हीं तमाम कारणों की वजह से कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में वर्तमान समय में एक बहुत बड़ी चुनौती मौजूद है। अब हम अपने पुराने सवाल पर आते हैं। हमारा सवाल था कि आखिर पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना द्वारा कार्यवाहक प्रधानमंत्री की व्यवस्था को क्यों चुना जा रहा है? तो इसका जवाब है कि पाकिस्तान की सेना कार्यवाहक व्यवस्था को चुन रही है क्योंकि इसकी माध्यम से, इस पूरी व्यवस्था के माध्यम से पाकिस्तान की सेना देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका प्रबंधन प्रत्यक्ष तौर पर अपने हाथ में ले सकेगी। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी नियुक्ति अप्रत्यक्ष तौर पर खुद सेना ही करती है, और उसका जो कामकाज है, उसके कामकाज का संचालन भी सेना द्वारा ही किया जाता है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि पाकिस्तान के जो नागरिक नेता हैं, जो सिविल लीडर्स हैं, उनके लिए इन आर्थिक सुधारों को लागू करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि ये जो आर्थिक सुधार हैं, जो आईएमएफ द्वारा सुझाए गए हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा सुझाए गए हैं, वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत सख्त हैं, और पाकिस्तान की आम जनता पर उसका बहुत गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन रेट है वो और ज्यादा ऊपर जा सकता है। लेकिन हमने पहले ही बात की कि पाकिस्तान की जो मौजूदा आर्थिक स्थिति है वो लगातार पिछले कुछ समय से खराब होती जा रही है। तो पाकिस्तान को आर्थिक सुधारों की जरूरत पहले से ही बहुत ज्यादा महसूस हो रही है।
तो यही कारण है कि पाकिस्तान में इस व्यवस्था को, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की व्यवस्था को अपनाया जा रहा है। और ये भी कई विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान के जो जनरल हैं, जो आर्मी जनरल हैं मुनीर, वो पाकिस्तान में आम चुनावों को कुछ देरी के लिए टाल सकते हैं, कुछ समय के लिए टाला जा सकता है, ताकि वो इस पूरी व्यवस्था को और बेहतर ढंग से लागू कर सकें, पाकिस्तान में आर्थिक सुधारों को और बेहतर ढंग से लागू किया जा सके। इसके अलावा पाकिस्तान की सेना द्वारा, पाकिस्तान के शासन द्वारा पाकिस्तान को आर्थिक आर्थिक जो संकट है उससे निकालने के लिए कई और प्रयास भी किए जा रहे हैं। सबसे पहला प्रयास तो यही है कि पाकिस्तान को आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से सहायता मिली है। इसके अलावा पाकिस्तान में संप्रभु धन कोष का गठन किया गया है, जो कि एक विशेष निवेश सुविधा है, यानी कि जो विदेशी लोग हैं, जो विदेशी सरकारें हैं, वो पाकिस्तान में इस पूरे सिस्टम के माध्यम से निवेश कर सकती हैं अगर वो पाकिस्तान की सहायता करना चाहती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में कॉरपोरेट कृषि पर जोर दिया जा रहा है। जो तमाम कॉरपोरेट घराने हैं उन्हें कृषि सेक्टर में निवेश करने के लिए पर मजबूर किया जा रहा है, ताकि वहां की बुनियादी स्ट्रक्चर को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। इसके अलावा पाकिस्तान की सरकार, जो पाकिस्तान की जो सेना है, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट को बढ़ावा देने पर भी जोर दे रही है, ताकि दूसरे देशों को पाकिस्तान में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जा सके। तो ये तो कार्यवाहक व्यवस्था की जरूरत पर बात हुई। अब अंत में बात करते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में भारत के लिए किस तरह की संभावनाएं बन सकती हैं। तो भारत के लिए यदि हम संभावनाओं की बात करते हैं तो इसमें नई दिल्ली में बैठे तमाम विशेषज्ञों के बीच 3 तरह के दृष्टिकोण दिखाई दे सकते हैं। इसमें पहला दृष्टिकोण होगा ऑप्टिमिस्टिक दृष्टिकोण, यानी कि आशावादी दृष्टिकोण। दूसरा होगा पेसिमिस्टिक दृष्टिकोण, यानी कि निराशावादी दृष्टिकोण। और तीसरा होगा रियलिस्टिक दृष्टिकोण, यानी कि यथार्थवादी दृष्टिकोण। तो अगर आप आशावादी दृष्टिकोण को मानते हैं तो आप ये मानेंगे कि वर्तमान समय में पाकिस्तान जिस तरह की समस्या से गुजर रहा है, उस तरह की समस्या के समाधान के लिए पाकिस्तान भारत के साथ सहयोग को एक उपाय के तौर पर, एक ऑप्शन के तौर पर देखेगा, और इसकी वजह से दोनों देशों के संबंधों में सुधार देखने को मिल सकता है। ये पहला दृष्टिकोण हुआ। इसके अलावा अगर आप निराशावादी दृष्टिकोण को मानते हैं तो आप ये मानेंगे कि वर्तमान समय में पाकिस्तान बहुत गंभीर समस्याओं से गुजर रहा है, और पाकिस्तान के नेताओं के पास पहले से ही इतनी समस्याएं हैं, तो वो भारत की ओर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। खासतौर पर भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारने में बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि सकारात्मक कदम नहीं होगा, और पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान की जो जो सेना है, वो आम जनता का विश्वास जीतने के लिए सीमा पर कुछ गतिविधि जरूर कर सकती है, बॉर्डर पर कुछ एक्टिविटी जरूर देखने को मिल सकती है। तो ये तो निराशावादी दृष्टिकोण हुआ। अब अगर आप यथार्थवादी दृष्टिकोण को मानते हैं तब आप क्या कहेंगे? तब आप कहेंगे कि पाकिस्तान में जो घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, उस घटनाक्रम की वजह से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि पाकिस्तान में हमें बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, यानी कि इन परिवर्तनों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन सकारात्मक भी हो सकते हैं और ये परिवर्तन नकारात्मक भी हो सकते हैं, यानी कि भारत के लिए पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो अब भारत को करना क्या चाहिए? भारत को इस पूरे दृष्टिकोण पर नजर बनाए रखते हुए इस तरह से अपनी नीति का विकास करना चाहिए, ताकि अगर कुछ नकारात्मक परिणाम सामने आते हैं तो भारत उन परिणामों से अपने आप को सुरक्षित कर सके, और अगर कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं तो भारत उन सकारात्मक परिणामों का लाभ उठा सके। ये भारत के लिए सबसे बेहतर और सबसे संतुलित नीति हो सकती है। तो ये तो भारत के लिए संभावनाओं की बात हुई। अब अंत में एक प्रश्न की भी बात कर लेते हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि विभिन्न आयामों के माध्यम से पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति का विश्लेषण करते हुए भारत पर पड़ने वाले इसके प्रभावों की चर्चा कीजिए। यानी कि आपको अलग अलग डायमेंशंस के माध्यम से, इकोनॉमिक डायमेंशन हो गया, पॉलिटिकल डायमेंशन हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस का एक डायमेंशन है, इन तमाम आयामों के माध्यम से पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति का विश्लेषण करना है, और उस स्थिति के आधार पर, उस विश्लेषण के आधार पर आपको ये बताना है कि पाकिस्तान की स्थिति भारत पर किस तरह से प्रभाव डाल सकती है। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने पाकिस्तान में ये जो निचले सदन को विघटित किया गया है उसको लेकर सिफारिश दी थी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। और आप जानते हैं टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।